गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में बच्चों पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पार्ट 1 में पद परिचय के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम संज्ञा और सर्वनाम का ही परिचय करना सीख पाए थे। आज हम करेंगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय आज हम करेंगे बच्चों। विशेषण का पद परिचय देखिए, विशेषण का पद परिचय करने के लिए हमें सबसे पहले उनके भेदों के बारे में पता होना चाहिए। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अब क्या होता है, पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। अब गुणवाचक विशेषण बच्चों वो होते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, उसकी दशा, उसका रंग, उसके गंध, काल आदि के बारे में उनकी विशेषताओं का बोध कराएं, तो वो जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दोष हो गए, कोई अच्छा है, बुरा है, सरल है, परिश्रमी है, किसी का रंग, आकार, किसी की गंध, दिशा, स्थान, स्वाद, स्पर्श आदि के बारे में बताना ही विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे आम बहुत मीठा है, अब मीठा है तो वो आम का एक गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब शीला बहुत सुंदर लड़की है, अब वो सुंदर है तो उसका ये गुण हो गया। अब लड़की की विशेषता बता रहा है वो। और जो है मोहन बहुत चतुर लड़का है, अब लड़के का जो है ये गुण है कि वो चतुर है। तो ये सब जो है ये गुण भी, दोष भी, दशा भी और दिशा भी, स्थान भी, गंध भी, स्पर्श भी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट है बेटा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक में बच्चों एक निश्चित और एक अनिश्चित दोनों ही होते हैं। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? माप तोल करना। हाँ, जिन संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से हमें माप तोल संबंधी विशेषण का पता चले उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें जैसे 4 किलो दूध या 5 मीटर कपड़ा या 3 किलो चीनी, तो ये आ जाएंगे हमारे निश्चितवाचक परिमाणवाचक में। नापतोल की चीज़ें हैं तो इनको हम निश्चितवाचक, और ऊपर से इनकी जो आगे 4 किलो या 5 किलो इस तरह से दिया हुआ है, गिनती भी दी हुई है आगे मापतोल की, तो इसको हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और वो भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक होता अनिश्चित, जैसे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, छोटा सा कपड़ा, इस तरह से हम इसको बिना नापे ही ऐसे बोलते हैं, हमें पता नहीं कि कितना है, तो ये अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक, ये है हमारा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। आगे हमारा संख्यावाचक। अब संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं, संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित दोनों ही होते हैं संख्यावाचक। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द इनकी संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, तो वो हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लड़के, अब लड़कों को जो है काउंट किया जाता है, उनको तोला नहीं जाता, तोल के नहीं बताते हम सिर्फ गिन के बताते हैं। या जैसे कई बालक, ये बता दिया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। हमने बता दिया 4 लड़के, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। तो ये बच्चों होता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही हमारा एक सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? देखिए, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेज पर रख दो। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक है संज्ञा। अब इसके पहले जो यह आया है वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की कौन है? अब लड़की क्या है? संज्ञा। अब उसके पहले जो वह आया वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इस तरह से हमने देना है विशेषण का पद परिचय। आगे हम देंगे बेटा क्रिया का पद परिचय। अब क्रिया क्या है? देखिए, क्रिया का पद परिचय हमने देना है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े। जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे कि मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब खाता है इसमें क्या है? खाता है इसमें क्रिया है, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। मोहन खाना खाता है, अब क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है।
कर्ता पर मोहन खाना खाता है, अब यहाँ पर मोहन खाना खाता है, यहाँ पर क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ेगा, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। खाता है क्रिया है, खाता है क्रिया का फल मोहन पर न पड़कर खाने पर पड़ रहा है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। अगर हम लिखें खाली मोहन खाता है तो यहाँ पर खाता है क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, सीधा मोहन पर, तो ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। समझ आया बच्चों? जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, जहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो वो होती है सकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म के साथ जो क्रियाएं होती है वो सकर्मक, और बिना कर्म के साथ जो क्रियाएं होती है वो अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमने पढ़ी, लेकिन रचना के आधार पर क्रिया के तो कई सारे भेद हैं। जैसे संयुक्त क्रिया हो गई, समस्त क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक है, यौगिक है, समापिका है, असमापिका क्रिया है, नाम धातु है, अनुकरणात्मक है, इस तरह से पूर्वकालिक बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ये तो ये आप जो है आपको इनका प्री नॉलेज होना चाहिए। जब आप पद परिचय करेंगे तब तो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेना। अब क्रिया विशेषण के बारे में हम जानते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय क्या है? क्रिया विशेषण का पद परिचय कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इनके बारे में हम बताते हैं। जब भी हम क्रिया विशेषण का पद परिचय देते हैं तो हम कालवाचक के बारे में बताएंगे, स्थानवाचक के बारे में बताएंगे, परिमाणवाचक के बारे में बताएंगे और रीतिवाचक के बारे में बताएंगे। अब इसमें कालवाचक क्या है? अब कालवाचक क्या बेटा? जो समय के बारे में बताया जाता है वही हमारा कालवाचक है। समय के बारे में जैसे किस तरह से बताते हैं, जैसे तुम अब आ सकते हो, तुम दिल्ली कब जाओगे, मोहन कल जाएगा, तुम तुरंत चले जाओ, ये सब हैं जो समय के बारे में बता रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रियाएं समय का पता बताती हैं या समय के बारे में बताती हैं वो हमारी कालवाचक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे हमारी स्थानवाचक क्रियाएं। अब स्थानवाचक क्या है? देखिए, स्थानवाचक में क्या आ जाएगा? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीमा ऊपर बैठी है, तुम यहाँ आ जाओ, मोहन अंदर चला गया, वह वहाँ चला गया, इस तरह से वह बाहर चला गया, वह उस ओर चला गया, तो ये हो गया हमारा स्थानवाचक में। परिमाणवाचक में क्या आता है बच्चों? परिमाणवाचक में जैसे जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उनको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाओ, तनिक उधर जाओ, रमेश ज़्यादा खाता है, या उतना खाओ जितना पचा सको, जितना चाहे ले लो, इस तरह से वह बिल्कुल थक गया है। तो ये परिमाण, ये इसके परिमाण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था। ये हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक में बच्चों क्या आता है? रीतिवाचक जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या उसकी रीति का बोध कराते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अचानक मेरे पास आ गया, वह चीज़ें जो है, ये पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, या फिर वह धीरे धीरे चलता है, मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब है हमारा संबंध बोधक का पद परिचय। अब संबंध बोधक क्या होते हैं? ये वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम, एक मिनट, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे के सामने, के साथ, में पर, के बारे में, या से पहले, या से अलावा आदि। अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक यानी कि जो दो शब्दों को जोड़ने वाला जो एक शब्द होता है उसी को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये समानाधिकरण भी होता है और एक व्याधिकरण भी होता है। समुच्चय बोधक में जैसे अगर, मगर, यदि, मानो, और, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग उसमें करते हैं समुच्चय बोधक में। अब जिसमें कि एक होता है इसमें समानाधिकरण और एक होता है इसमें व्याधिकरण। अब बादल उमड़े और वर्षा होने लगी, ये समुच्चय बोधक है। बादल उमड़े और वर्षा होने लगी, समुच्चय बोधक। कौन सा समुच्चय बोधक है? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अच्छा, सभी लड़कियां खेलती हैं जबकि सीता पढ़ती है। यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ इनकी तुलना से की गई है, इनके बारे में बताया गया है कि सभी लड़कियां खेल रही हैं लेकिन सीता जो है वो पढ़ रही है। ये व्याधिकरण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हमारा विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, घृणा है, करुणा है, तिरस्कार, क्रोध आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द ही जो हैं
वो विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे ओह इतने सुंदर फूल खिले हैं, अरे तुम आ गए, तो इस तरह के जहाँ शब्द आ जाएं वो विस्मयादिबोधक का परिचय देते हैं। अब निपात के बारे में भी आपने सुना होगा बच्चों। निपात जैसे किसी भी वाक्य में बल देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल आदि। जैसे केवल 10 रुपये मिलेंगे, सोहन भी जा रहा है, तो ये केवल और ये भी, ये क्या कहलाएंगे? निपात। अच्छा, इनसे आगे और हमने क्या जानना है बच्चों? देखो, हमने पद परिचय में और किस किस के बारे में बताना, लिंग के बारे में बताना। अब लिंग क्या है? एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में तो हमारे 2 ही हैं। वचन क्या है? एक वचन और बहुवचन। कारक क्या है? कारक जैसे कर्ता की विभक्तियाँ, अब कारक की विभक्तियाँ होती है, जैसे कर्ता ने, कर्ता के साथ ने लगता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। तो इस तरह से आप कारक भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो कारक की विभक्तियाँ भी हमने लगानी होती हैं। काल है हमारे, जैसे काल भी हमने 3 लगाने हैं। इसमें कौन कौन से हैं वो? एक तो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। इस तरह से वाच्य भी हमारे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इन सब का परिचय हमने पद परिचय में देना है। जब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो हम पद परिचय दे ही नहीं सकते। अब देखिए, पद परिचय से संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। पद परिचय से संबंधित कुछ एक उदाहरण है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा रमा पुस्तक पढ़ती है। देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिखा रमा पुस्तक पढ़ती है। अब हमने रमा का पद परिचय देना है पहले, रमा का भी, पुस्तक का भी और पढ़ती है का भी। हमने तीनों का ही पद परिचय देना। इस तरह से आपके पेपर में आते हैं। रमा क्या है? अगर संज्ञा की दृष्टि से देखें तो हम क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है रमा? क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए हमने क्या लगाया? स्त्रीलिंग, क्योंकि अकेली है यहाँ पर इसलिए हमने लगाया एक वचन। और पढ़ती है, जो क्रिया हो रही है उसका कर्ता कौन है? रमा, इसीलिए ये है कर्ता कारक। पुस्तक, अब पुस्तक देखिए क्या है? पुस्तक, रमा पुस्तक पढ़ती है। अब पुस्तक तो एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं इसलिए हमने यहाँ पर लगाया जातिवाचक संज्ञा पुस्तक। यह पुस्तक मेरी है। जैसे अब कोई हमें पता नहीं चलता कई बार कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप हमें क्या करना चाहिए? कोई सेंटेंस बना के देख लेना चाहिए, किसी वाक्य को बना के हम इसका भलीभांति पता लगा सकते हैं। तो हम, आप ये नहीं कहते ये पुस्तक मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये एक पुस्तक है, पुस्तकें नहीं है, इसलिए एक है तो ये एक वचन। और ये क्या है? कर्म कारक। रमा पुस्तक पढ़ती है। अब पढ़ती है का कर्म क्या है? पुस्तक, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? कर्म कारक। अब पढ़ती है क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, सकर्मक क्रिया है। ये क्रिया जो है वो सकर्मक है, क्योंकि ये यहाँ पर पुस्तक आ गया, ये कर्म हो गया, ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्या है हमारा? पढ़ती है क्रिया। अब इस क्रिया का जो फल है वो पुस्तक पर जब पड़ता है तो ये और कर्ता पर नहीं पड़ता और कर्म पर पड़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। यहाँ पर पढ़ती है क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए ये कौन सी है? ये सकर्मक क्रिया है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? सकर्मक क्रिया। और किस काल में है ये? वर्तमान काल में पढ़ रही है, अभी तो पढ़ती है। तो इस तरह से हम, ये इसका एक पद परिचय हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह मेज़ किसकी है? अब देखिए, यह और मेज़ और किसकी, इसका हमने पद परिचय देना। अब यह क्या है? अब मैंने कहा था ना कि जब भी संज्ञा से पहले कोई शब्द आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। हाँ, तो ये मेज़ क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इससे पहले ये जो यह और वह जो आते हैं ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है सर्वनाम की तरह ये विशेषण यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो ये यह जो वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। और आपका विशेष्य क्या है? पुस्तक। विशेष्य क्या हो गया हमारा? पुस्तक है या मेज है, तो ये है। अब आगे हमारा ये स्त्रीलिंग और एक वचन, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुस्तक की बजाय क्या लिख देते हैं बच्चों? मेज लिख देते हैं, ठीक है, मेज। अब है आगे मेज। मेज क्या है? जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। जातिवाचक, स्त्रीलिंग और एक वचन। अब आगे किसकी मतलब यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग और एक वचन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग और
एक वचन। अब वह अचानक दिखाई पड़ा, वह अचानक दिखाई पड़ा। अब वह और अचानक और दिखाई पड़ा, अब इन तीनों को जो है अंडरलाइन किया गया है ना, रेखांकित किया गया। तो हम तीनों का अलग अलग से पद परिचय बताएंगे। अब वह निश्चयवाचक सर्वनाम, वह क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब वह किसी संज्ञा के स्थान पर लिया गया, जैसे वहाँ पर वो जो है मोहन दिखाई दिया। अब बार बार मोहन की बजाय हम क्या लिखेंगे, यह या वह। अब ये वह यहाँ पर दिखाई दिया तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हमें पता है कि पर्टिकुलर ये वही व्यक्ति है, हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, निश्चयवाचक, और संज्ञा के स्थान पर है तो ये सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। वह अचानक दिखाई पड़ा, अब वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अब अचानक क्या है, अचानक या एकदम से, इस तरह से। अव्यय, अव्यय तो है ये, अचानक बदला नहीं जा सकता ना, इसलिए इसको हमने अव्यय कहा है। वह अचानक आ गया या वह अचानक आ गई, या वे अचानक आ गए। अब यह, वह, वे या सभी, तो ये सभी बदले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक तो अचानक ही रहेगा क्योंकि ये इसकी रीति है। अव्यय, ये अव्यय कहलाएगा। और कालवाची क्रिया विशेषण, वह अचानक आ गया, वह एकदम से आ गया, तो ये कालवाची क्रिया विशेषण कहलाएगा। दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, जैसे अकर्मक क्रिया, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या दिखाई पड़ा, तो इसीलिए ये यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। वह अचानक दिखाई पड़ा, अब जैसे अगर वह व्यक्ति अचानक दिखाई पड़ा, अगर ऐसा होता तो हम इसमें सकर्मक भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई इसमें स्पष्ट नहीं किया हुआ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अकर्मक क्रिया। और दिखाई पड़ा यानी कि अकेला है और पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग और एक वचन। और पड़ा, दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर है दिखाई पड़ा, यानी कि वो भूतकाल हो गया, समय क्या है इसका, भूतकाल। मैं सुबह सुबह या मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ, मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ। अब इसमें मैं क्या है, मैं है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुष, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैं, हम, मुझे, मेरा, ये सब किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। और मैं है तो इसका मतलब अकेला है, तो एक वचन है। मैं सुबह सुबह या मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ, अब टहलती हूँ तो आ जाता है यहाँ पर स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि टहलता हूँ, तो यानी कि पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग। और टहलने वाला कौन है, मैं हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कारक, ठीक है। अब सुबह शाम, सुबह शाम ये समय के बारे में बताया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। और विशेष्य क्रिया क्या है इसमें, टहलता हूँ, टहलता हूँ क्या है, विशेष्य क्रिया। अब धीरे धीरे, सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ, अब धीरे धीरे क्या है, रीति है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और विशेष्य क्या है, क्रिया, टहलता हूँ। फिर से, अब टहलता हूँ अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है। तो ये थे बच्चों हमारे पद परिचय के, मैंने आपको कुछ एक उदाहरण दिए। इस तरह से आप कोई भी पद ले लीजिए और उसका परिचय अगर आपने देना है तो आप इसी प्रकार उसका परिचय देंगे। उसकी संज्ञा के बारे में बताएंगे, सर्वनाम के बारे में बताएंगे, विशेषण के बारे में बताएंगे, उसके कारक बताएंगे, उसका वाच्य बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, है ना। अविकारी शब्दों में और विकारी शब्दों में अंतर करते हुए आप उसका स्पष्ट रूप से पद परिचय दे सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का पद परिचय, और सभी बच्चों ने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और बार बार इसका अभ्यास करना है। थैंक यू।